हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, सदिश निरूपण कूलॉम के नियम का। इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप जो क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसको जो है आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, डेफिनेशन है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वो चीज़ माइंड में रहेंगी आपकी, तो ये जो है आर्टिकल जो पढ़ेंगे आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसको समझने में आपको सहजता महसूस होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। मान लीजिए बेटा, दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, और उनकी प्रकृति कैसी है? समान प्रकृति की। यानी कि जो बिंदु आवेश है या तो उन पर आवेश ऋण आवेश है और या तो फिर वो धन आवेश है। तो एक बिंदु है ए, इस पर एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा Q2 आवेश बिंदु B पर है। तो ये जो बिंदु A पर जो आवेश है Q1, बिंदु B पर जो आवेश Q2 है, इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ दिशा होगी। तो बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश मान लीजिए आप R2 वेक्टर। R2 वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ Q2 है तो हमने R2 लिख लिया। आप ABCD कुछ भी कर सकते हो। और बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिर सदिश R1। ये एरो इस बात का प्रमाण होता है कि जहां पर ये एरो लगे, समझ लीजिए उसका स्थिर सदिश हम लोग लिखे हैं यहां पर। ठीक है, तो हमने क्या माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, और कैसे? समान प्रकृति के, इनकी प्रकृति होगी समान। तो माना दो बिंदु आवेश समान प्रकृति Q1 व Q2 जिनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं, बिंदु A तथा B पर रखे। इतनी चीज आप समझे। अब एक चीज बताओ मुझे बेटा कि Q1 और Q2 ये समान प्रकृति के हैं। तो जब समान प्रकृति के हैं, इनका नेचर इक्वल है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, वैद्युत बल, जो बल होगा प्रतिकर्षण बल, वो बल एक दूसरे, जो बल प्रतिकर्षण बल होगा वो किस तरीके से इंडिकेट होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि जो Q2 पर
पर जो बल लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा, वो लगेगा बेटा Q1 के द्वारा, लगेगा ना Q1 के द्वारा। तो Q1 के द्वारा बल लग रहा है, यानी किस पर लग रहा है, Q2 पर, 2 पर, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। क्लियर। इसी प्रकार Q1 पर बल, Q1 पर किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो आप एक चीज ध्यान करिएगा कि पहले हमने लिखा जिस पर बल लग रहा है, फिर लिखा जिसके द्वारा बल लग रहा है। यहां पर 2 पर बल लग रहा था 1 के द्वारा, यहां पर 1 पर बल लग रहा था 2 के द्वारा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, तब अब एक चीज आप समझिएगा, ये R2 क्या है बेटा, O के सापेक्ष B का जो स्थिर सदिश है, O के सापेक्ष B का स्थिर सदिश है, और R1 क्या है, O के सापेक्ष A का स्थिर सदिश, यानी Q1 का स्थिर सदिश क्या है, R1 है। तो बेटा इसी प्रकार से Q1 के सापेक्ष Q2 का भी कुछ स्थिर सदिश होगा, और Q1 का स्थिर सदिश Q2 के सापेक्ष भी कुछ ना कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, तब Q1 से Q2 की ओर सदिश, यानी बेटा अगर आप देखो तो क्या लिखा मैंने, Q1 से Q2 की ओर सदिश, Q2 की ओर सदिश, यानी कि बेटा ये है क्या, ये है, आप समझना ऐसे, ये Q1 से Q2 की ओर, यानी कि किसका हमको स्थिर सदिश पता करना है, Q2 का पता करना है। Q2 का एक ये R, ये ना कहिए हम पता तो कर चुके हैं R2, ये R2 है बेटा इस बिंदु के सापेक्ष। अब हमको एक दूसरा जो सदिश हमको पता करना है वो इसके सापेक्ष, बिंदु A के सापेक्ष या आवेश Q1 के सापेक्ष पता करना है, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा Q1 से Q2 की ओर सदिश। तो Q1 से Q2 की ओर बेटा कौन सा सदिश है, A B। तो ए बी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। इसीलिए मैंने कहा कि 11th का एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको 1 घंटे का समय लगेगा, देख लोगे 1 घंटे से कम ही का समय लगेगा। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हम ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं कि नहीं। चलो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हर एक की चर्चा नहीं की जा सकती है। ये है ओ, ठीक है, ये मान लीजिए ए, और ये है बेटा बी। तो ये इसको हमने R2 माना, इसको बेटा हमने R1 माना, ठीक है। हमको अगर ए बी निकालना है, ए बी, तो आप जानते हो कि जहां से हेड खत्म होता है, मान किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल हमेशा जुड़ता है, या पढ़े हो ना, एक ट्रिकी है ये, ठीक है ना। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, ठीक। जुड़ेगा क्या, हेड से टेल जुड़ता है, ठीक है ना। और हेड से हेड क्या होता है, हमेशा माइनस में रहता है, ठीक। तो ये देखिए ए बी हेड से हेड किसका जुड़ा, ए बी का हेड और ओ बी का हेड जुड़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस ओ बी बराबर 0। तो ओ बी को हम इस साइड लेंगे, चाहे वैसे समझ लो आप। तो डिटेल में हम चर्चा ना करते हुए केवल आपको बता दें कि ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है ना। वही जो तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी क्या है हमारा R2 माइनस R1। और अच्छा बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है R2 माइनस R1, तो क्या ये हम ये लिख सकते हैं बेटा R12, यही तो लिखते हो ना। बाद वाले से हम पहला वाला घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R2 माइनस
1, इसको मान लो समीकरण 1। क्लियर। तथा ए बी का एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश, एकांक तो इसका एकांक सदिश मतलब इसका एकांक सदिश, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, ए बी कैप लगाते हैं हम, और चाहे बेटा हम दोनों चीज तो एक ही है, R1 कैप और कैप। आप लोगों ने ये भी 11 में पढ़ा होगा कि n कैप इक्वल टू वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। चाहे इसको हम ऐसे लिख दें और चाहे इसी को हम लिख दें n, जहां पर n क्या है, एक अदिश राशि परिमाण व्यक्त करता है, केवल उस वेक्टर की लंबाई को व्यक्त करता है, ठीक है ना, दिशा को व्यक्त नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, R12 अपॉन R12, जहां R12 सदिश का परिमाण है। क्या है, परिमाण है। अब इसी प्रकार से हम आते हैं इसी प्रकार से, दिखाई पड़ रहा है ना बच्चों, इसी प्रकार से मैं यही पेन से लिख दूं, थोड़ा सा ज्यादा डार्क है। इसी प्रकार अब हमको क्या लेना है, Q2 से Q1 की ओर सदिश, Q2 से Q1 की ओर सदिश। तो Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर, यानी बेटा Q2 क्या है ये, Q1 क्या है ये, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी कि नहीं होगी, ये होगी ना, ये डायरेक्शन। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो Q2 से Q1 की ओर सदिश, यानी कि बी ए इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, इसका मतलब यही होता है ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो ये ओ बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ओ ए मतलब R1 है ना, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर। यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या बताया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, R21 वेक्टर। क्यों, क्योंकि R1 का पोजीशन वेक्टर और जो है R2 का, ठीक है, R ये खुद पोजीशन वेक्टर है, कहने का मतलब ये क्या है, ये इसको इंडिकेट करता है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R21, क्योंकि ये हो जाएगा R1 माइनस R2। क्लियर। और ये हमारा क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने यहां से क्या निकाला, ये निकाला था ए बी क्या निकाला था, R12, और बी क्या निकाला था, R21। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आप समझते चलिएगा, ठीक। तथा बी ए का एकांक सदिश निकाल लो। तो एकांक सदिश बी ए कैप, और बी ए कैप का मतलब R21 कैप। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन R21। ये क्या होगा बेटा, परिमाण, जहां
R21 सदिश R21, इसमें केवल परिमाण है, लंबाई के लिए, और ये दर्शाता है परिमाण और दिशा दोनों को। सदिश R21, जहां सदिश R21 का परिमाण है। मैं आशा करता हूं इतना अभी तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो आगे। Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर कार्यरत बल, तो Q2 पर बेटा कैसा बल कार्य कर रहा है? ये बल कार्य कर रहा है F21 वेक्टर। हम एक चीज पढ़े हैं कि F इक्वल टू होता है K और दो आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी, और यहां पर जो F है वहां पर उसकी दिशा नहीं होती है, यानी केवल ये परिमाण होता है ना। लेकिन जब बल की दिशा भी आपको निकालनी हो तो परिमाण और प्लस दिशा दोनों भी पता होना चाहिए। तो परिमाण तो हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, K Q1 Q2 दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अब बेटा हम बीच की दूरी चाहे तो हम AB ले लें, चाहे BA ले लें, क्या कोई इसमें दिक्कत? दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना, दिशा जरूर विपरीत होती है। ठीक, तो Q1 Q2 यहां पर हम क्या लिख दें? यहां पर लिख दें हम A B स्क्वायर, और ए बी की जगह पे हमको क्या चाहिए? केवल परिमाण चाहिए। तो ए बी का परिमाण कितना है? ए बी का परिमाण केवल आया है ये R12, यही तो हमने निकाला ना। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिख दें हम R12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ना। अब एक चीज ध्यान दो, परिमाण तो हमारा पूरा आ गया है बल का। ये परिमाण है बेटा केवल ए बी का परिमाण है ना, ए बी का परिमाण हम चाहे R12 ले लें, वेक्टर नहीं लगाना है, और चाहे हम R21 ले लें, परिमाण तो दोनों के बराबर है ना, बराबर। तो चलिए देखें, यहां से F21, तो F21 पे अगर आप ध्यान दो बच्चे, तो Q2 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा AB के दिशा के जैसी है कि नहीं, यानी AB की दिशा और इस पर जो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है दोनों की दिशा सेम है ना, सेम। तो हम लिख सकते हैं जो इसकी दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी, या फिर जो इसकी दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। हमको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे लग रही है हमारी? AB की डायरेक्शन पे, यानी कि ये बेटा लग रहा है हमारा R12 कैप मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये हमेशा क्या करता है? डायरेक्शन को व्यक्त करता है। चलिए आगे, ये हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर इनटू, और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम R12 वेक्टर, देखो निकाले हैं कहीं, निकाले हैं ना, और बटे में क्या हो जाएगा? R12। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ क्या है? R12 वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? R12 वेक्टर की जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर। लिख सकते हैं इसे बेटा कि नहीं लिख सकते? इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लिया बेटा समीकरण 3। इतना क्लियर हो गया आपका? अब आगे देखिए आप, Q2 पर लगने वाला बल,
Q2 पर निकाल लिया। अब Q1 पर लगने वाला बल, तो Q1 पर बल कैसा है? F12 के Q1 इंटू Q2 अपॉन परिमाण। फिर मैं कह रहा हूं चाहे हम बी ए लिख लें चाहे ए बी लिख लें, परिमाण तो कुछ भी, तो बी ए का स्क्वायर। और बी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? चाहे हम R12 का लिख लें परिमाण, चाहे R21 का लिख लें। तो हमने यहां पर लिख दिया R21 का स्क्वायर। कुछ भी आप कर सकते हो। अगर हम R12 लिख देते तो हमको एक लाइन और बढ़ जाती, बस अंतर इतना होता। तो उस लाइन को कम करने के लिए हम R21, जैसे हम R12 लिख लेते हैं, यहाँ पर कैप लगाते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम इस परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो उतना ज़्यादा हमारा स्पेस खा जाता है, ठीक है ना, समय चला जाता है। अच्छा, मेन जो पॉइंट है, इसकी जो दिशा है यानी Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा वो बी ए के अनुदिश की नहीं, यानी कि बी ए की दिशा यानी कि R21 की दिशा, और Q1 पर जो फोर्स कर रहा है F12, इन दोनों की दिशा देखो तो सेम है। तो ये किसकी दिशा पे है? ये है बेटा R21 कैप। समझे ना कुछ? यहां पर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर, देखो कहीं निकला होगा, R21। तो बेटा F12 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 और ये हो जाएगा R12, सॉरी मैंने वेक्टर पे फालतू लगा दिया, R21 का Q, R21 स्क्वायर R21 का Q हो जाएगा। और R21 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R21 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है K और ये है बेटा Q1 Q2, यहां तक तो बात सही है। अच्छा, अब यहां पर आप आइए, R21 और R12 का जो माजरा है उतनी देर से बेटा, A से अगर B की डिस्टेंस है मान लीजिए 4 इकाई, तो B से A की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 इकाई। ये भी 4 इकाई होगी। अगर परिमाण की बात करें तो चाहे हम AB का परिमाण निकाल लें और चाहे BA का परिमाण निकाल लें, परिमाण तो बराबर है, हमको परिमाण ही चाहिए। दूरी क्या होता है? एक प्रकार का परिमाण ही होता है, क्योंकि अदिश राशि होती है, हमको दिशा से तो मतलब है नहीं। तो चाहे हम AB बोल दें या R12 बोल दें, तो चाहे R12 का परिमाण हो चाहे AB का परिमाण हो, ये किसके परिमाण के बराबर होगा? BA के परिमाण यानी कि R21 के परिमाण के। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से? इसके हम लिख सकते हैं R12 का क्यूब, और बेटा इस पे हम क्या कर लें? माइनस कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन? माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R2 कैप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्यों किया? हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि AB, या फिर हम क्योंकि R12 वेक्टर का परिमाण इक्वल R21 वेक्टर का परिमाण, ये दोनों के परिमाण हमारे क्या हैं? बराबर हैं। इस वजह से हम चाहे R12 लिख दें चाहे R21 लिख दें। क्लियर? इसमें तब कोई कंफ्यूजन नहीं रही। अब यहां से देखो, इसको बेटा मान लो समीकरण 4। तो गौर करो, समीकरण 3 व 4 से
समीकरण 3 व 4 से। तो देखो यहां से ये जो राशि है वही, तो अगर हम माइनस को छोड़ दें, इतना देखें, इतना, केवल इतना, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है F21। तो बेटा ये हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी कि Q1 व Q2 पर लगने वाला बल, उसका परिमाण समान होता है, यानी कि उनका जो परिमाण, बल का जो परिमाण है वो बराबर होता है, किंतु उनकी दिशाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरा इसमें 100% एफर्ट दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा, अब हम आगे पढ़ते हैं बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। थोड़ा देख लें कितना स्पेस बाकी है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं अब। इससे मैं बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत तुरंत अभी इस वजह से बताया दे रहा हूँ कि अभी अभी आपने ये पढ़ा है तो उसको और भी लगेगा। आप लोग बेटा एक चीज अभी पढ़े इसी में कि Q1 और Q2 कुछ इस तरीके से पढ़े ना। ये हमारा क्या था यहाँ पर R1, इसी को हम उसमें लेंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता था कि Q2 पर Q1 के सापेक्ष, तो जिस पर बोलता था उसमें से एरो लगाता था, ये A बिंदु था, ये B था, यानी कि Q2 पर Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश और Q2 के सापेक्ष Q1 पर स्थिर सदिश। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था ना। तो Q1 के सापेक्ष Q2 पर स्थिर सदिश क्या निकाला था हमने। जब हम Q1 के सापेक्ष Q2 पर बोलेंगे तो हम ये ए बी डायरेक्शन लेंगे। तो हमने निकाला था OA यानी कि R1 प्लस AB इक्वल टू OB, यानी AB बराबर हमने निकाला था R2 माइनस R1, और इसको हम कैसे लिख सकते थे, R12 वेक्टर R12। इतना समझ में आ गया ना। तो जो हमने पढ़ा है तो वो जरूर आप ध्यान करिए। एक चीज निकाली थी आपने, यानी कि जब हम इस पर इसके सापेक्ष निकाले थे तो वो हम निकाले थे R12, और जब बेटा इस पर निकाले थे, इस पर किस पर, Q1 पर, तो इसको हम निकाले थे ऐसे कुछ R21। समझ गए ना। आपने यहां से क्या देखा कि ये R12 को हम ऐसे समझेंगे कि ये है R12, ये जिसके सापेक्ष निकालना हो, और ये है जिस पर निकालना हो। बस इस पॉइंट के लिए मुझे ये थोड़ा सा बैक में जाना पड़ा। ठीक है ना। ये हो जाएगा सापेक्ष यानी कि जिससे दूर, और ये हो जाएगा जिस पर आपको निकालना था। तो बाएं साइड के सापेक्ष और दाएं साइड से पर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम किसी बिंदु आवेश पर विभिन्न
बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, या इसी को बोलते हैं बेटा बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं बेटा, आपसे कहा जाए कि एक काफी बड़ा जो है ये पत्थर है, ठीक है, इसमें 10 लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो 10 लोग फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 व्यक्ति कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कोई 1 न्यूटन लगा रहा है, कोई 2 न्यूटन, कोई 5 न्यूटन, कोई 15 न्यूटन, कोई 10 न्यूटन, इस तरीके से, समझे। तो अगर इस पत्थर पर जो बल लगेगा वो कुल बल जो होगा वो अगर हम 10 व्यक्तियों के अलग अलग बलों को जोड़ दें तो वो कुल बल के बराबर, परिणामी बल के बराबर हो जाएगा। यही चीज हमको इसमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो एक मान लीजिए कि एक कोई बिंदु आवेश है Q1, एक बिंदु आवेश Q1 है और कई बिंदु आवेशों के द्वारा इस पर बल लगना है। मान लीजिए बिंदु आवेश Q2 है, एक दूसरा बिंदु आवेश Q3, एक तीसरा है Q4, एक है Q5 और इसी तरीके से बेटा डॉट डॉट करते हुए एक हमारा आया Qn, बीच में आपके तमाम है, ये Q1 ही है, बीच में आपका Q6, Q7, Q8 और ये मान लीजिए कहां तक, कितने इस पर बिंदु आवेश बल लगा रहे हैं, n बिंदु आवेश Qn तक बिंदु आवेश इसमें फोर्स लगा रहे हैं। n मैंने इस वजह से लिखा कि अब उसी हिसाब से, जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि जो है जैसे Q2 से माना है तो इसी प्रकार से Q7 अगर होगा, Q8 होगा तो n के अकॉर्डिंग आप सब समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज बताओ मुझे, हम यहां पर लिखेंगे कुछ, माना एक बिंदु आवेश Q1 जिस पर विभिन्न बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बल, और विभिन्न बिंदु आवेश कौन कौन से यहां पर, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, ये बीच में आप लोग यहां पर इंडिकेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिस पर विभिन्न बिंदु आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F12 की, देखो अब देखो मैंने F12 क्यों माना है, पिछले उसमें हमने यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, जिस पर बल लगे
उसको आपको पहले रखना है और जिसके द्वारा लगे उसको आपको बाद में रखना है। पढ़ाना बेटा आप लोगों ने। जिस पर बल लगे, दिशा हमारी Q1 की ओर होगी, उसको आपको, तो इसीलिए मैंने अभी इसको बता दिया, तो इसमें कोई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 1 पर बल लग रहा है 4 के द्वारा, 1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, 5 के द्वारा, 1 पर बल लग रहा है n के द्वारा। समझ गए ना सब लोग। अब यहां पर देखो क्रमशः क्या है, F1, F12, F13, F14, F15 और डॉट 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 F1 n है। माना एक बिंदु आवेश Q1 जिस पर विभिन्न बिंदु आवेशों Q2, Q3 डॉट डॉट इतने द्वारा लगाए गए बल क्रमशः इतने हैं। क्लियर यहां तक। अच्छा, ये तो चीज हमने जान ली। अब एक चीज बताइए आप कि Q1 के सापेक्ष Q2 का कुछ स्थिर सदिश होगा, Q1 के सापेक्ष Q3 का कुछ स्थिर सदिश होगा, Q1 के सापेक्ष Q4 का कुछ स्थिर सदिश होगा। तो यहां पे लिखेंगे यदि Q1 के सापेक्ष Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn के स्थिति सदिश क्रमशः, थोड़ी देर पहले जब मैंने ये आर्टिकल स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे सापेक्ष, जैसे आपको मैंने बताया था Q1 और Q2 है, इस पे हमको Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश निकालना है, तो आपने निकाला भी था। सापेक्ष वाला पहले रखोगे और जिस पर निकालना हो वो बाद में रखोगे, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बताया गया था कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो पिछले वाले आर्टिकल को जरूर आप अच्छी तरीके से अपने मन से डेरिवेट करिएगा और समझ समझ के, रटना नहीं है बेटा किसी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रमशः हम लिख सकते हैं ना R12, इसका मतलब क्या है, 1 के सापेक्ष 2 का, 1 के सापेक्ष 3 का, 1 के सापेक्ष, आप इसको रटना नहीं, समझना कि इसका मतलब क्या होता है। ये समझते हुए आपको इसको स्वयं से हल करना है, ठीक है। मैं तो केवल एक आपका सहायक है जो आपको दिशा दे रहा हूं, बस जो करना है आपको करना है। क्या हो जाएगा, n 1 n है। क्लियर। अच्छा बेटा बताओ, जिसका स्थिर सदिश निकालते थे या डिनोट करते थे, तीर उसकी ओर रहता था कि नहीं रहता था, रहता था ना। यहाँ पर बेटा किसका स्थिर सदिश, यहाँ ध्यान दो अगर आप, तो ये Q1 का स्थिर सदिश है कि Q2 का स्थिर सदिश है। ये बेटा Q2 का स्थिर सदिश है Q1 के सापेक्ष, इसकी दिशा Q2 की ओर होगी, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे, R21। इसकी दिशा ऐसे होगी, यानी कि R13। इसकी दिशा ऐसे होगी, यानी कि R14। दिखाई पड़ रहा है ना, बड़ा बड़ा लिख दूं, चलो R14। पीडीएफ की पूरी मदद लिया करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, R15। और इसी प्रकार से बेटा ये क्या हो जाएगा, R1n। समझ में आ गया होगा सब कुछ आपके। अच्छा एक चीज बताओ, सब में गौर करो अगर आप, तो बल की दिशा और स्थिर सदिश की दिशा
भिन्न भिन्न है कि नहीं है? देखो बल की दिशा और इसके सदिश की दिशा दोनों अपोजिट है ना? यानी कि इसकी दिशा और इसकी दिशा, यानी ये इसकी दिशा इक्वल माइनस इसकी दिशा लिख सकते हैं ना? ठीक है, इसका काम आएगा आगे। अब आगे देखो, इतनी चीजें हम लोगों ने जाना। अब लिखो तब Q1 पर Q2 के द्वारा लगा बल, ध्यान दीजिएगा, तो Q1 पर Q2 के द्वारा क्या बल है? F12 इक्वल टू K, और K की जगह में हम लिख सकते हैं 9/10⁹, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज को जरूर ध्यान करिएगा। और बेटा दो Q1 Q2 अपॉन में वही पुरानी चीज कि इनके बीच की हमको डिस्टेंस से मतलब है, यानी कि चाहे हम R1 का परिमाण लिख दें, चाहे R21 का परिमाण लिख दें, तो हम यहाँ पर R12 का ही परिमाण लिख दे रहे हैं। आप दोनों में से जहां जरूरत पड़े तो आप 21 कर दो, चाहे 12 कर दो। ठीक, अब यहां से देखना बेटा कितने मजेदार चीज, जो F12 की दिशा होगी वो किसकी दिशा, कौन सी दिशा लेंगे? और तो हमारे पास कुछ नहीं है, यही भाई साहब है, केवल इन्हीं से हमको सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसकी दिशा को हम उल्टा कर दें, इसकी दिशा को हम उल्टा कर दें, तो वो F12 की दिशा हो जाएगी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? माइनस R12 कैप, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देख लो, इसकी दिशा के उल्टा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और इसको देखो, अगर मैं इनको बदल दूं, इसको अगर ऐसे लिख दूं R21, तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q1 Q2 होल अपॉन, इसको हम चाहें तो आगे सॉल्व कर लें, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? R12 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 होल अपॉन R12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? F12 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R21। इसको मान लो बेटा समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1। तो चाहे हम इसी को समीकरण 1 मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हम आगे हम सॉल्व कर ही दिए। ठीक है, इसी प्रकार अब आप एक समझ गए हो तो इसका मतलब सब समझ गए। इसी प्रकार अगर हम F13 निकालना चाहें तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा? K कॉन्सेप्ट वही है, वो Q1 Q3, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? Q1 Q3, यहाँ पर R12 था, यहाँ पर हम क्या लेंगे? R13 Q हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R, देखो 3 1 लेंगे कि नहीं? आप एक बार करिएगा जरूर, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ये हो जाएगा समीकरण 2। F4 निकाल लो, तो F4 भी क्या हो जाएगा? K, और ये हो जाएगा Q1 Q4, नीचे क्या हो जाएगा? R14 का क्यूब, और ये हो जाएगा R41 वेक्टर। ये हो जाएगा समीकरण 3, और डॉट 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 F1n वेक्टर बराबर यहां हो जाएगा बेटा K, और यहां से क्या हो जाएगा? Q1
एन क्यू एन है ना, और R1 एन का क्यू, और यहां पे बेटा क्या हो जाएगा आर कैप उल्टा एन 1, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 4। तो समीकरण, अब यहां पर क्या लिखो, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल का मतलब सबका योग, तो क्या हो जाएगा F बराबर F12 F13 F14 और प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में 15 भी इंडिकेट कर सकते हो आप, प्लस F1 n। ठीक है, इसको हम मान लें समीकरण 5। क्लियर बच्चों, इसको मैं यहां से अब रफ कर दे रहा हूं। चलिए, शुक्र है कि चल रहा है। समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा परिणामी बल बेटा, अगर देखो आप तो सब में के कॉमन आ रहा है, हमने के बाहर कर दिया ना सब में के, और यहां पर ये क्या मिल रहा है आपको Q1 Q2 अपॉन R1 Q, और यहां है 2 है यहां पर बेटा, 2 1 R, यहां पे Q1 1 3। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट आपका सबके क्लियर हो। बाय द वे जो है, अगर दिमाग में कभी आपके ऐसा आए कि ये कैसे आया ये कैसे आया, तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। वैसे यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन दोनों ये डेरिवेशन एक साथ पड़ेगा, पहले वो फिर ये, और इन दोनों के पहले आप लोगों को 11th का बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर का। तो ये 1 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 3 1, और यहीं पर मैं आगे ना लिखकर डॉट 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 कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो 4 वाला भी 5 वाला भी, और ये हमारा क्या आ जाएगा Q1 QN, बीच में इसी तरीके से 4 और 5 के नंबर लिख सकते हो आप, और यहां से क्या हो जाएगा R1 N का Q, और RN1 वेक्टर। ये बेटा हमको एक डेरिवेशन प्राप्त हुआ। क्लियर, तो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल आप बहुत आराम से लगा पाओगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।